आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मधु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, देखते ही देखते 2025 का आधा साल निकल गया। जून खत्म, जुलाई शुरू। आज है 9 जुलाई और आज से 2 दिन पहले यानी 7 जुलाई 1883 में जन्मे थे हिंदी साहित्य के लेखक, निबंधकार और कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आइए आज के हिंदी जगत कार्यक्रम में सुनते हैं गद्यकार और चिंतक चंद्रधर शर्मा गुलेरी पर डॉक्टर नैना डेलीवाला द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिपाद्य और उनकी एक कविता। मूलतः हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर नामक गांव के वासी ज्योतिर्विद महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री जी राज सम्मान पाकर जयपुर राजस्थान में बस गए थे। उनकी तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी ने 7 जुलाई सन 1883 में चंद्रधर जी को जन्म दिया। घर में बालक को संस्कृत भाषा, वेद, पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, सांध्य, वंदन तथा धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला और मेधावी चंद्रधर ने इन सभी संस्कारों और विद्याओं को आत्मसात किया। जब गुलेरी जी 10 वर्ष के ही थे, उन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। छोटी सी आयु में ही गुलेरी जी ने अध्ययन और स्वाध्याय के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला, मराठी आदि का ही नहीं अपितु जर्मन तथा फ्रेंच भाषाओं का ज्ञान भी हासिल किया था। उनकी रुचि का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत रहा है। धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व दर्शन, भाषा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और साहित्य से लेकर संगीत, चित्रकला, लोक कला, विज्ञान और राजनीति तथा समसामयिक सामाजिक स्थिति और रीति नीति तक फैला हुआ था। उनकी अभिरुचि और सोच को गढ़ने में स्पष्ट रूप से इस विस्तृत पटभूमि का प्रमुख हाथ रहा है और इसका परिचय उनके लेखन की विषय वस्तु और उनके दृष्टिकोण में बराबर मिलता रहता है। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेधशाला के जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक नामक अंग्रेजी ग्रंथ की रचना भी की है। सन 1902 में मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी उन्होंने संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी की नागरी प्रचारिणी सभा के संपादक मंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया गया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक माला और सूर्य कुमारी पुस्तक माला का संपादन किया तथा नागरी प्रचारिणी पुस्तक माला का भी संपादन किया और नागरी प्रचारिणी सभा के सभापति भी रहे। उनकी रचनाओं में कहानियां, कथाएं, आख्यान, ललित निबंध, गंभीर विषयों पर विवेचनात्मक निबंध, शोध पत्र, समीक्षाएं, संपादकीय टिप्पणियां, पत्र विधा में लिखी टिप्पणियां, समकालीन साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म, विज्ञान, कला आदि पर लेख तथा वक्तव्य, वैदिक पौराणिक साहित्य, पुरातत्व, भाषा
आदि पर प्रबंध लेख तथा टिप्पणियां सब कुछ शामिल है। उनके निबंध शैशुनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, आंख, रेसी मोहय कुठाओ आदि है। कविता में देखा जाए तो एशिया की विजयादशमी, भारत की विजय, बेनौर्क बन, आहिताग्नि, झुकी कमान, स्वागत, ईश्वर से प्रार्थना आदि है। उन्होंने केवल 3 कहानियों की रचना की है। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। उसने कहा था उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जैसे मैंने पहले बताया, 1915 में सरस्वती पत्रिका में जब ये कहानी प्रकाशित हुई, तब से लेकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वो विश्वविख्यात और हिंदी साहित्य के जाने माने रचनाकार प्रसिद्धि पा चुके। उसने कहा था कहानी में प्रेम, त्याग और देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। उसका एक वाक्य बहुत ही मार्मिक है और प्रभावी भी है। तेरी कुड़माई हो गई पूरा पंजाब अमृतसर का परिपार्श्व है और 12 साल का लड़का और 8 साल की लड़की जब पहली बार किसी एक दुकान पे मिठाई लेने में मिलते हैं, तब वो पूछता है लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होकर, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की उत्तर देती है, धत तेरी की। तो ये जो संवाद है उसी के कारण ही इस कहानी का चाम है और पूरा हमारा परिपार्श्व जो है वो भी युद्ध का भी है। उसमें सुखमय जीवन में गृहस्थ जीवन, प्रेम विवाह संबंधी विचार मिलते हैं। बुद्धू का कांटा उनकी कहानी प्रेरक है क्योंकि उसमें बच्चे के जीवन के संघर्ष का पूरा चित्रण हमें मिलता है। आगे देखें तो धर्म, समाज, राजनीति और साहित्य में उन्हें जहां कहीं भी पाखंड या अनौचित्य नजर आता है, उस पर वे जमकर प्रहार करते हैं। इस क्रम में उनकी वैचारिक पारदर्शिता, गहराई और दूरदर्शिता इसी बात से सिद्ध है कि उनके उठाए हुए अधिकतर मुद्दे और उनकी आलोचना आज भी प्रासंगिक है। छुआछूत को वे सनातन धर्म के विरुद्ध मानते थे। अर्थहीन कर्मकांडों और ज्योतिष से जुड़े अंधविश्वासों का उन्होंने स्थान स्थान पर जोरदार खंडन किया है। धर्म को वे सार्वजनिक प्रतिभाव ही मानते रहे। सांप्रदायिक ईर्ष्या, द्वेष को बुरा मानते हैं। उनके मतानुसार धर्म अर्थात उदारता, सौहार्द और मानवतावाद यही धर्म के प्राण तत्व है। कहते थे कि इन तथ्यों की पहचान बेहद आवश्यक है। मनुष्य जीवन को, मानव जीवन को अगर उदात्तता की ओर हमें ले जाना है तो इन तत्वों का लोगों को बराबर एहसास और पहचान दोनों होनी चाहिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हिंदी साहित्य में, जैसे मैंने पहले बताया, उसने कहा था से ही वो विश्वविख्यात हो गए। उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 काशी में हुई थी। तो इस प्रकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी वैसे बहुत से भाषाओं का उनके पास ज्ञान था। केवल हमारी भारतीय भाषाएं ही नहीं, भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय जर्मनी है, फ्रेंच है, और आप देखिए कि बहुत छोटी सी आयु में उन्होंने अंग्रेजी ग्रंथ का निर्माण किया था। तो ये सारी जीवन झांकी मैंने आपके सामने रखी है। आप उसमें से कुछ चाहें, पूछना चाहें, जानना चाहें तो आप हमें बता सकते हैं। आपके सामने एक अभी जो दुर्घटनाग्रस्त हादसा हमारे साथ में अहमदाबाद में हुआ है, प्लेन क्रैश का, उसके संबंधित एक कविता प्रस्तुत है। शीर्षक है काल की क्रूरता। क्रूर नियति ने जाल बुना था करके एक बहाना, यात्रीगण सारे उत्सुक थे लंदन जिनको जाना। मन में थे अरमान अनगिनत, पंख लगे सपनों को, कोई चला अकेला कोई साथ लिए अपनों को।
खुशबू चली प्यासे मिलने, नई हुई थी शादी, पोते और पोतियों से मिलने को जाती थी दादी। डॉक्टर दंपत्ति सेल्फी लेकर लगे खुशी से हंसने, पूरा ही परिवार जा रहा था लंदन में बसने। जिनकी प्यारी सी बिटिया थी, जुड़वा थे 2 बेटे, किसको था मालूम सभी थे ये किस्मत के हेटे। सबको जाने की जल्दी थी, सबका काम जरूरी, सबने पाल रखे थे मन में कुछ सपने सिंदूरी। थी सुरेश रिक्शा चालक की होनहार एक बेटी, पहली बार प्लेन में बैठी वह किस्मत की हेटी। पायल को लंदन जाकर थी करनी खूब पढ़ाई, एक पुत्र ने अपनी माता लंदन थी बुलवाई। अब्दुल्ला का कुनबा आया सूरत में अपने घर, लौट रहे थे जो अपनों के संग में ईद मनाकर। कार्य मुक्त होने को जाती केरल की रंजिता, जिसका काफी समय आज तक था लंदन में बीता। लंदन से होकर रिलीव फिर भारत में आना था, काम नर्स का अपने भारत में ही अपनाना था। चले आगरा के नीरज भी पत्नी को संग लेकर, उत्सुकता से महक रहे थे दोनों के अभ्यंतर। अमिता और हितेश जा रहे थे छुट्टियां बिताने, जन्म दिवस अपनी बांजी का मिलकर वहां मनाने। वरसोली का 20 साल का रुद्र जा रहा लंदन, लंदन में जाकर पढ़ने का मन में रहा प्रलोभन। चंद विदेशी भी भारत को चले अलविदा कहकर, द्वार खुले तो बैठ गए सब वायुयान के अंदर। पायलट अमित सभरवाल ने कर शब्दों से स्वागत, दी विमान के इंजन को ऊपर उड़ने की ताकत। आसमान की ओर जरा सा ही विमान उठ पाया, जैसे कटे पतंग डोर से कुछ ऐसे लहराया। पल भर में ही इंजन दोनों व्यर्थ लगे थे होने, इस संकट में चालक दल के होश लगे थे खोने। जिसे गगनगामी होना था लौटा वह धरती पर, हुआ विकट विस्फोट यान था एक भवन के भीतर। जैसे ज्वालामुखी फटा हो, बिखर गया हो लावा, महाकाल ने अग्नि प्रलय का बोला हो ज्यों घावा। आसमान को छूती लपटें जली यान की होली, प्रलयंकर ने जैसे अपनी आंख तीसरी खोली। मेडिकल के छात्र भवन में करते थे तब भोजन, लील गया उनमें से कुछ को सहसा काल प्रभंजन। 1.25 लाख लीटर ईंधन की नभ में दहकी ज्वाला, साथ आग के दूर दूर तक धूम्र बिखरता काला। पिघल रहे लोहे से उठती चीखे मासूमों की, कैसा था यह यज्ञ की जिसमें देह गई थी जोंकी। झुलस गए तन देख न पाए ऐसा दृश्य भयावह, साथ ले गई मृत्युयान के क्रू मेंबर भी 12। जला हुआ पेट्रोल बन गया सघन धुएं का बादल, जलने की दुर्गंध हवा में करती सबको विह्वल। उनकी सोचे जिन लोगों ने खोए अपने परिजन, हरदम रिसने वाला उनका घाव बन गया जीवन। कर पाए पहचान शवों की सूझे नहीं तरीका, इसको मानवीय त्रुटि माने या षड्यंत्र किसी का। पलकों पर आंसू ठहरे हैं मन है बेहद भारी, शासन ही निष्पक्ष जांच की ले अब जिम्मेदारी। जिनको यह कर्तव्य मिले वे निज दायित्व निभाए, करे सुनिश्चित फिर भविष्य में कभी न ये क्षण आए। मानव त्रुटि से मानव क्षति की सतत श्रृंखला टूटे, पूरा भरने से पहले ही घड़ा पाप का फूटे। किं कर्तव्य विमूढ़ हुए हम और न कुछ कर पाए, आज समय के वक्षस्थल पर शोक गीत लिख आए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नैना डेलीवाला द्वारा रचित ये कविता। आइए हिंदी जगत कार्यक्रम में अब सुनते हैं पुष्पा जगनानी की स्वरचित कविता
आपसे बातचीत कर रही हैं दीपशिखा दुर्गापाल। नमस्कार पुष्पा जी। नमस्कार। तो आज आपका स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं और सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आज आप क्या लेकर के आई हैं? मैं विश्व जनसंख्या दिवस पर अच्छा, जो 11 जुलाई है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक कविता लेकर आई हूँ। मेरी कविता भूतों के साये में बढ़ती जनसंख्या पर एक व्यंग्यवार है। वाह, तो फिर देर किस बात की है, आपका सुनते हैं ये व्यंग्यवार बढ़ती जनसंख्या पर आपका प्रहार। जी लीजिए मेरी कविता, जिसका शीर्षक है भूतों का डेरा। बीती रात 12:12 पर भूतनियों ने मीटिंग रखी थी। बीती रात 12:12 पर भूतनियों ने मीटिंग रखी थी। मीटिंग कहाँ रखी थी? अरे मीटिंग यहाँ रखी थी, मैदानों के अंदर, बरगद पेड़ के नीचे, लंबी चटाओं के पीछे, चमगादड़ों के साये में, भूतनी के नेतृत्व में, भूतों की उपस्थिति में। वाह। मीटिंग क्यों रखी थी? अरे मीटिंग यूं रखी थी, भूतों के सामने गहन संकट मंडराया। भूतों के सामने गहन संकट मंडराया, भूतनियों के सामने वृहत समस्या आई। भूतों के सामने गहन संकट मंडराया, भूतनियों के सामने वृहत समस्या आई। उनकी समस्या क्या थी? उनकी समस्या क्या थी? अरे उनकी समस्या यहाँ थी। कोरोना काल से कब्रिस्तान की बढ़ती जा रही लंबाई और चौड़ाई। बहुत खूब। कोरोना काल से कब्रिस्तान की बढ़ती जा रही लंबाई और चौड़ाई, आशियाने की कमी उनकी फिर भी न पूरी हो पाई। आशियाने की कमी उनकी फिर भी न पूरी हो पाई। मसानों की चहर दीवारी पर बेचारों की रोटी पक रही। बिखर रहा शरबती खून दीवारों पर। वाह। बिखर रहा शरबती खून दीवारों पर। कहीं गिर रहा हड्डियों का सूप, कहीं गिर रहा हड्डियों का सूप। अब खिचड़ी खोपड़ियों की पूरी पकती नहीं और बंधते नहीं गोल लाशों के लड्डू। बहुत खूब। और बंधते नहीं गोल लाशों के लड्डू। कल की भूतनी अब तुम सोचो, तीसरे विश्व युद्ध की बोलो। न्यूक्लियर बम का बोल है, एयर स्ट्राइक का जोर है, बंदूक की नोक है, मरने मारने वालों की गिनती पूरी की पूरी गोल है। वाह वाह वाह। मरने मारने वालों की गिनती पूरी की पूरी गोल है। हॉरर भूतनी चिंतित थी, ड्रैकुला भूत की नींद उड़ी थी। रहने को कब्रिस्तान चाहिए, थोड़ा सा बड़ा शमशान चाहिए। बेबस जिंदगी अच्छी नहीं, उनकी चाहत कोई बड़ी नहीं। अरे बेबस जिंदगी अच्छी नहीं, उनकी चाहत कोई बड़ी नहीं। इंसानों को देखो, मसानों तक शहर फैला रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, पहाड़ों को मैदानों में ला रहे हैं। पेड़ों को काट रहे हैं, पहाड़ों को मैदानों में ला रहे हैं। अपना घर मंजिल दर मंजिल बना रहे हैं। अपना घर मंजिल दर मंजिल बना रहे हैं। हमारी कुछ चिंता नहीं, उनके ही वंशज हैं। हम उनके ही वंशज हैं, इसकी उनको परवाह नहीं। हमें ही कुछ करना होगा, उनकी चिंता छोड़ शमशान कुछ बड़ा करना होगा। शमशान कुछ बड़ा करना होगा, उनकी चिंता छोड़ शमशान कुछ बड़ा करना होगा। मीटिंग का सुखद अंत हुआ। मीटिंग का सुखद अंत हुआ। सर्वमान्यता से निर्णय लिया।
मीटिंग का सुखद अंत हुआ। सर्वमान्यता से निर्णय लिया, शमशानों की उन्हें अब जरूरत नहीं, शमशानों की उन्हें अब जरूरत नहीं। हर मानव के अंदर अंधकार और भय का कब्रिस्तान बना। हर मानव के अंदर अंधकार और भय का कब्रिस्तान बना। अब वे डेरा वहीं बसाएंगे, जलते चितवन का लुत्फ वहीं उठाएंगे। घोर कलयुग का अघोर उत्सव वहां मनाएंगे। घोर कलयुग का अघोर उत्सव वहां मनाएंगे। अब वे इंसानों के सपनों में घूमेंगे। अब वे इंसानों के सपनों में घूमेंगे। उनके डर से वो खेलेंगे, उनके डर से वो खेलेंगे। उनकी हंसी में वो छुपेंगे, उनके आंसुओं में वो डूबेंगे। अब वे इंसानों के सपनों में घूमेंगे, उनके डर से वो खेलेंगे, उनकी हंसी में वो छुपेंगे, उनके आंसुओं में वो डूबेंगे। भूतों की चिंता खत्म हुई, भूतों की चिंता खत्म हुई। इंसानों मरो या मारो, उन्हें भी अब किसी की पड़ी नहीं। रहने को दुनिया में चिता और चिंता, खून और हड्डियां अब उनके लिए कम नहीं। अब उनके लिए कम नहीं। चिता और चिंता, खून और हड्डियां अब उनके लिए कम नहीं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने इतनी अच्छी तरह से और एकदम लीक से हट करके जो जनसंख्या की समस्या है उसको आपने पेश किया है, काबिले तारीफ है ये बात। अब आप आगे क्या सुनाना चाह रही हैं? आज पूरा संसार विश्व युद्ध के मुहाने पर बैठा हुआ है जी। चारों ओर युद्ध ही युद्ध दिखाई दे रहा है। तो मैं एक छोटी सी कविता युद्ध के ऊपर यहाँ पर सुनाना चाहती हूँ। युद्ध क्या देगा जी। मेरी कविता का शीर्षक यही है, युद्ध क्या देगा। युद्ध के उपरांत एक बार फिर कोई सम्राट अशोक युद्ध स्थल पर जाएगा। देख कर विक्षिप्त लाशों के ढेर खुद पानी पानी हो जाएगा। फिर कोई अशोक करुणा ग्रसित होकर आर्तनाद करेगा। फिर कोई अशोक करुणा ग्रसित होकर आर्तनाद करेगा। सम्राट से साधु बनकर संसार को अहिंसा का पाठ पढ़ाएगा। पर तब तक बारूद के ढेर पर लाशों के ढेर लग जाने दो। पर तब तक बारूद के ढेर पर लाशों के ढेर लग जाने दो। फूके जाने दो शहर शहर, नदी नालों में बह जाने दो आबादी। बस्तियों को बदल जाने दो वीराने में। हवाओं में घुल जाने दो बारूद के कण। हवाओं में घुल जाने दो बारूद के कण। इन सब के बाद फिर कोई तो आएगा। इन सब के बाद फिर कोई तो आएगा, जरूर आएगा, जो बनकर सम्राट अशोक जग में शांति संदेश फैलाएगा। जग में शांति संदेश फैलाएगा। जग में शांति संदेश फैलाएगा। बहुत बहुत सुंदर कविताएं आपने आज प्रस्तुत की पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पुष्पा जगनानी को। आपसे बातचीत कर रही थी दीपशिखा दुर्गापाल। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। जाने से पहले बस आपसे एक ही दरखास्त है, बारिश के इस मौसम में खुद को सुरक्षित रखें, बाहर का खाना कम खाएं और मच्छरों से खुद को बचाए रखें। खुद को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया।
प्रस्तुति दीपशिखा तुर्कापाल की।